ये मध्य प्रदेश की जो वोटिंग है 4 चरणों में होना है। तो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी मध्य प्रदेश में। कुल 29 सीटें हैं और 26 अप्रैल दूसरे चरण के तहत यहां मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोट पड़ने वाले हैं कुल 29 सीटों में। और मध्य प्रदेश में चौथा चरण 13 मई को, यानी मध्य प्रदेश में पहले से चौथे चरण 19 अप्रैल से 13 मई तक वोटिंग होनी है। कुल 29 सीटें हैं, 4 चरणों में बांटी गई हैं। 19 अप्रैल पहले चरण से, पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को। सबके नतीजे एक साथ 4 जून को। ये मध्य प्रदेश में देखें आप, मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में 4 चरणों में वोट पड़ने, पहले से शुरू करके चौथे चरण तक। यह मध्य प्रदेश में 4 चरणों में 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का पूरा प्लान है तारीखों के साथ। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों में वोट पड़ने। लेकिन देखें पहले मध्य प्रदेश का प्लान। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी और इन 4 चरणों में पहला चरण है 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को और चौथा 13 मई को। नतीजे पूरे देश के एक साथ 543 सीटों के एक साथ 4 जून को। यह मध्य प्रदेश का प्लान है, चुनावी प्लान। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं कुल 11 सीटों पर। तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट पड़ेंगे और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 4 जून को आएंगे। ये फिलहाल आप मध्य प्रदेश का प्लान देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा चुनाव प्लान आ चुका है, तारीखें आ चुकी हैं। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आने हैं। 7 चरणों में वोटिंग करवाई जा रही है। 7 चरणों में वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे। यह पूरा प्लान आपके सामने है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में। पूरा प्लान आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होने वाली वोटिंग का तारीखों के मुताबिक प्लान। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट पड़ने वाले हैं, उसका भी प्लान आपको दिखाएंगे। 3 चरणों में वोटिंग होनी है और फिलहाल 7 चरणों में सारे देश में चुनाव के बाद 4 जून का इंतजार रहेगा नतीजों को लेकर। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की कुल 11। हमारे रिपोर्टर साथी भी जुड़ गए अलग अलग इलाकों से। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोट पड़ने हैं और मध्य प्रदेश के 4 साथी इस वक्त हमें जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मालवा निमाड़ से रवि सिसोदिया हैं, मध्य से विवेक पटैया है, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड से ब्रजेश पांडे और विंध्य से नवीन सिंह। नवीन सिंह से शुरुआत कर सकते हैं। नवीन, बताएं अपने क्षेत्र में वोटिंग का पूरा मैप जो दिखाया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, तारीखों के साथ, चरणों के साथ बताएं। देखिए पुनीत, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं कांग्रेस पार्टी ने और विंध्य में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी भी जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं और 4 तारीख को नतीजे आने हैं। जाहिर है बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि पिछले चुनाव में जो नतीजे थे कम से कम वो नतीजे इस चुनाव में भी दोहराए जाएँ। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार 28 बीजेपी ने जीती थी। और विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य में 4 लोकसभा सीटें हैं, चारों की चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। हाल में ही पुनीत मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी ये दावा करते हैं कि कम से कम विंध्य में कांग्रेस की सेहत ठीक नहीं है। 30 विधानसभा सीटों वाले विंध्य में 26 सीटें इस बार भी
माफ़ कीजिएगा 24 सीटें बीजेपी ले गई है और 6 सीटें कांग्रेस के पास है। जाहिर है इन आंकड़ों के जरिए ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी विंध्य में कितनी कमज़ोर है। ना सिर्फ 2023 के नतीजे बता रहे हैं बल्कि 2018 के नतीजों में भी कुछ ऐसा ही रहा है। 2018 में बीजेपी 26 सीटें जीती थी, तब कांग्रेस के पास सिर्फ 4 विधायक हुआ करते थे और 2023 के चुनाव में कांग्रेस के पास 6 विधायक, यानी 2 विधायक बड़े हैं। तो कुल मिलाकर विंध्य में बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन ने भी सारे इंतजाम कर रखे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने भी बताया मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को ये ज़रूर कांग्रेस दावा कर रही है कि पिछले बार के जो नतीजे हैं कम से कम वो नतीजे इस बार हम नहीं दोहराएंगे। 10 से 12 सीटें जीतेंगे, उसमें से 3-4 सीटें विंध्य की भी हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो विंध्य की 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। सीधी से कमलेश्वर पटेल को उतारा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, CWC के मेंबर हैं। हालांकि ये चुनाव जो विधानसभा का रहा है पुनीत, वहाँ चुनाव में वो हारे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है और उन्हीं के सामने बीजेपी के एक बागी कैंडिडेट हुआ करते थे जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया है। और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, कांग्रेस के विधायक हैं। और सतना से ही बीजेपी ने गणेश सिंह को टिकट दिया जो मौजूदा सांसद है। हालांकि इन दोनों का मुकाबला इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हुआ है, जहां सतना विधानसभा से गणेश सिंह को सिद्धार्थ कुशवाहा ने चुनाव हरा दिया था। तो इस बार पार्टी मान रही है कि सतना से जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को हराया है, तो कुछ ऐसा ही नतीजा लोकसभा चुनाव में भी आएगा। पार्टी को जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते आलाकमान को ये वादा भी किया एक तरीके से कि कम 12 से 14 सीटें मध्य प्रदेश में जीत के आएंगे। कमलनाथ भी ये कह चुके हैं कि इस बार 12 से 14 सीटें जीतनी है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मान रहे हैं कि इस बार 12 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की 5-6 ऐसी सीटें हैं जहां फिलहाल कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, लेकिन उनमें विंध्य की कोई भी लोकसभा सीट नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती का दावा कर रही है। फिर भी कांग्रेस चुनावी मैदान में है, तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर परिणाम विंध्य क्षेत्र से निकल कर आएंगे। महाकौशल चलते हैं, विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे रिपोर्टर, हमारे साथी। विजेंद्र, पूरा प्लान आ चुका है चुनाव का, तारीखों के बावजूद कई सारे चेहरे अब तक डिक्लेयर नहीं किए कांग्रेस पार्टी ने। इंतजार है 2 से और 3 दिनों का, जब दावा है कि सारे नाम आ जाएंगे। आगे बताया गया था कि आने वाले 2 दिनों में 18 तारीख के आसपास वो चेहरे लाए जाएंगे। क्या तैयारी महाकौशल की? जी हाँ, महाकौशल की तैयारी की बात अगर पुनीत की जाए तो आप जानते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और जो इकलौती सीट जो एक बड़ी लहर में भी कांग्रेस ने बचा ली थी वो छिंदवाड़ा थी। छिंदवाड़ा में अगर सियासी इतिहास की बात करते हैं तो आज तक 17 लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और सिर्फ एक उपचुनाव 91 का हुआ था जिसमें बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराया था। अगर उस एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगातार कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा बना रहा आया है और मिशन 29 जो बीजेपी लेकर चल रही है, सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का जो लक्ष्य बीजेपी ने साधा है उसका सबसे बड़ा रोड़ा हम कहें, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो महाकौशल में ही है। और ये दिलचस्प बात है कि जब सबसे कांटे की टक्कर वाला मुकाबला इस लोकसभा चुनाव में महाकौशल की सरजमी पर होने जा रहा है तो जो इलेक्शन प्रोग्राम जारी किया है भारत निर्वाचन आयोग में, उसमें महाकौशल की सभी 4 सीटों पर प्रथम चरण में ही चुनाव होगा। यानी जो चुनाव पहले चरण में है उसमें महाकौशल की 4 सीटें हैं, उसमें जबलपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है और मंडला है। तो यहाँ हम कहें कि कांटे की टक्कर इन 4 सीटों पर जो कि महाकौशल से आती हैं वो कांग्रेस और बीजेपी में होने की उम्मीद है। चूँकि न सिर्फ छिंदवाड़ा सीट की जब हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा में मैंने आपको जैसा बताया कि 91 में एक उपचुनाव छोड़कर बीजेपी वहाँ कभी नहीं चुनाव जीत पाई है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम मंडला सीट की बात करते हैं तो हालांकि बीते 7 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने सिर्फ एक चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद अभी जो मौजूदा सांसद थे केंद्रीय राज्य मंत्री हम फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो वो विधानसभा का चुनाव निवास सीट से अपने ही गृह जिले की निवास सीट से हार गए थे। और अगर हम यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करते हैं मंडला सीट की तो मंडला लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और हालिया जो विधानसभा चुनाव का परिणाम था उसमें से 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी होल्ड कर रही है। तो एक तगड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं कि मंडला में भी देखने आएगा। इधर अगर हम जबलपुर और बालाघाट सीटों की बात करते हैं तो जबलपुर में तो
सन 96 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को होल्ड कर रही है। बीजेपी का गढ़ महाकौशल का मुख्यालय ये जबलपुर माना जाता है। यहाँ पर आशीष दुबे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। मल्टीपल इक्वेशन साधने की बात आई है कि वो कृषक वर्ग से आते हैं, युवा चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरा है, और इसकी काट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ढूंढनी है, जो अब तक यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई है। और पहले महाकौशल का ये जो प्रमुख लोकसभा सीट जबलपुर है, ये कांग्रेस का गढ़ एक तरह से विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, बीते विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हुआ था। लेकिन 23 का जो चुनाव परिणाम आया उसमें जबलपुर की लोकसभा क्षेत्र की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनमें से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है। तो एक बड़ी चुनौती महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के सामने होगी। और उधर अगर हम बालाघाट सीट यानी महाकौशल की चौथी सीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कांग्रेस को अपना प्रत्याशी नहीं मिला है, और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी जो है वो वापसी का इंतज़ार कर रही है। एक विश्वेश्वर भगत सन 91 में आखिरी बार सांसद चुने गए थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद से हार हासिल हुई है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर। और एक जो सिलसिला बनाकर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार किसी भी सांसद को रिपीट नहीं करती थी, तो वही सिलसिला इस बार भी कायम बीजेपी ने रखा है। और ढाल सिंह बिसेन अपने जो मौजूदा सांसद थे उनका टिकट काट के भारती पारदी को दिया है, और जातिगत समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं। लेकिन इस यहाँ पर भी बालाघाट में कैंडिडेचर के तौर पर कांग्रेस के सामने एक चुनौती है, और उसको देखना है कि क्या वो सीटें किस तरह का चेहरा देती है यहाँ पर। लेकिन महाकौशल की 4 सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर 4 में से 2 सीटें जो जबलपुर और बालाघाट है, यहाँ पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की तलाश है, जो कि तय है कि लगभग ये कहा जा रहा है कि 18 मार्च को जो सूची आई उसमें आ जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि महाकौशल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसमें ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही महाकौशल की इन 4 सीटों जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में के लिए वोटिंग होगी। ज़बरदस्त जोर आजमाइश होगी, और देखना होगा कि मिशन 29 जो बीजेपी लेकर चल रही है उसके मुकाबले किस तरह से यहाँ से पलटवार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाता है। चूंकि आंकड़ों को अगर हम देखें तो भले जबलपुर और बालाघाट में आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी मजबूत नज़र आती है, लेकिन छिंदवाड़ा और मंडला सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो डेटा है वो कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। और ऐसे में 50-50 का ये मुकाबला जो है चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में आगे कौन बढ़ता है। मध्य प्रदेश का जो दूसरा चरण होगा 26 अप्रैल को, 7 सीटों पर इसमें वोटिंग है, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल सीटें। और तीसरे में 7 मई को 8 सीटें, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ हैं। मतलब दूसरे और तीसरे चरण में मध्य क्षेत्र की और बुंदेलखंड की सीटें इसमें शामिल दिखाई पड़ती हैं। हमारे साथ मध्य क्षेत्र से विवेक पटैया रिपोर्टर साथी जुड़े हुए। विवेक, आपके पास में आ रहे हैं, बताएं आप, दूसरा और तीसरा चरण इसमें सीटें बटी हुई दिखाई पड़ रही हैं, तैयारी को लेकर पूरा क्या खाका आप देख रहे हैं जमीन पर अभी है? देखिए, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये काफ़ी सत्ता के समीकरण के लिहाज से, सियासत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र इस मध्य क्षेत्र में है। सबसे बड़ा जो कह सकते हैं हम विदिशा, जो सबकी नज़र, पूरे देश की नज़र इस सीट पर रहती है, और ये वो सीट है जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़े और सुषमा स्वराज भी यहाँ से चुनाव लड़ी, और शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है। इस बार फिर बीजेपी ने 19 साल बाद शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से अभी कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, मैदान में नहीं उतारा है। तो विदिशा में जो चुनाव होना है वो 7 मई को होना है। इसके बाद हम पहुँचते हैं राजगढ़। राजगढ़ जो है वो मध्य क्षेत्र में आने वाली लोकसभा सीट है, और राजगढ़ में मौजूदा सांसद रोडमल नागर को फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये भी एक तरह से चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो क्षेत्र है वो राजगढ़ क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। भोपाल पहुँचते हैं। भोपाल में भी जो है 7 मई को वोटिंग होगी, और भोपाल पर सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि बड़े बड़े दिग्गजों को टिकट मिलेंगी, लेकिन पार्टी ने आलोक शर्मा जो पूर्व महापौर है उनको टिकट दिया बीजेपी ने, और कांग्रेस की तरफ से अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आलोक शर्मा अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। और मध्य क्षेत्र में आने वाली होशंगाबाद लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि होशंगाबाद लोकसभा सीट का कुछ हिस्सा महाकौशल यानी जो नरसिंहपुर है क्षेत्र है वो महाकौशल में भी आता है, और बाकी मध्य में आता है। तो ऐसे में होशंगाबाद जो
लोकसभा सीट है वो काफ़ी कह सकते हैं चर्चित सीट है और इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने के आसार होशंगाबाद में है, क्योंकि नया चेहरा है वहाँ पर बीजेपी से दर्शन चौधरी जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है, बिल्कुल नए प्रत्याशी के तौर पर उनको बीजेपी ने उतारा है और कांग्रेस से अभी तक कोई प्रत्याशी वहाँ पर सामने नहीं आया है। लेकिन दिलचस्प मुकाबले की स्थिति वहाँ पर बन रही है। 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होगा। इसके बाद हम पहुँचते हैं बैतूल, जो मध्य क्षेत्र में आने वाली लोकसभा है। बैतूल, हरदा और बैतूल जिले की 5 विधानसभा, हरदा जिले की 2 विधानसभा और 1 विधानसभा खंडवा की जो हरसूद है वो बैतूल लोकसभा में आती है और यहाँ पर भी 26 अप्रैल को यानी सेकंड फेज में वोटिंग होगी। तो जो मध्य क्षेत्र है, इस मध्य क्षेत्र में 5 लोकसभा है, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल। इन 5 लोकसभा के लिए जो है 2 चरणों में मतदान होना है। 26 अप्रैल को बैतूल और होशंगाबाद और उसके बाद शेष जो भोपाल, विदिशा और राजगढ़ है यहाँ पर 7 मई को मतदान होना है। हमारे साथ मालवा निमाड़ से रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं और ये चौथे चरण में ज्यादातर इसमें तमाम सीटें दिखाई पड़ रही हैं। रवि आपके पास में आ रहे हैं, बताएं जरा मालवा निमाड़ चौथा चरण बताया जा रहा है कि चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोट है। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। बताएं इन पर हाल। बिल्कुल, देखिए 13 मई को चौथे चरण में ये जो चुनाव होना है लोकसभा की सीटों के, ये 8 लोकसभा सीटें जो हैं वो मालवा निमाड़ की आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मालवा का गढ़ तो बीजेपी ने मजबूत करके रखा हुआ है, लेकिन निमाड़ क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा चुनाव के अगर नतीजों की हम बात कर लें तो उसमें जितनी मजबूती बीजेपी को चाहिए थी उतनी मजबूती बीजेपी को नहीं मिल पाएगी। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में सभा करके किया था, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिल पाई, क्योंकि अगर हम रतलाम झाबुआ विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें कुल 8 विधानसभा सीटों में 5 जो है कांग्रेस ने जीती और 3 सीटें बीजेपी को मिल पाई थी। और ऐसा ही अगर हम बात कर लेते हैं धार की, तो धार में 4 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी और 3 सीट जो है वो बीजेपी के पास आई थी। चूंकि बीजेपी का फोकस जो है वो आदिवासी एसटी जो वोटर बैंक है उस पर खासा है और इसलिए इस बार सबसे बड़े जो 2 बदलाव किए गए हैं इन 8 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट तो घोषित कर दिए, लेकिन इसमें 2 बड़े बदलाव जो बीजेपी ने किए हैं वो किए हैं रतलाम झाबुआ सीट पर। रतलाम झाबुआ सीट के साथ में धार पे किए। धार में जहां पे छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को यहां पर टिकट दिया है, तो वहीं रतलाम झाबुआ सीट पर गुमान सिंह डामोर का टिकट काटा है और गुमान सिंह डामोर का टिकट यहां पर काटकर अनिल नागर सिंह चौहान जो है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो पत्नी है अनीता चौहान, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष वो लंबे समय से रही है और ये माना जा रहा है कि महिला वोटर बैंक को सीधे तौर पर साधने के लिए, एसटी वोटर बैंक को सीधे साधने के लिए इन 2 बड़े टिकट्स का जो है वो बदलाव किया गया है। और इस बार लोकसभा चुनाव में भी जब चुनाव के प्रमोशन की बात आएगी, जब बड़े नेताओं का दौरा आएगा, तो मैं आपको एक बात और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बड़े नेताओं के जो दौरे होंगे मालवा निमाड़ की सीटों पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2019 की बात कर लें तो 8 सीटें जीती थी, 14 में भी 8 सीटें जीती थी। क्लीन स्वीप जरूर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट जो आया तो निमाड़ की जो सीटें हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा टेंशन दिया है, क्योंकि जो उम्मीदें वो लेके चल रहे थे, भले ही 64 में से 48 सीटें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीती हों, लेकिन लोकसभा में ये जो सीटें उन्होंने हारी हैं, जो सीटों की उम्मीद उन्हें आदिवासी वोटर बैंक में थी, चाहे हम बात कर लें तो आदिवासी वोटर्स बैंक को रुझाने के लिए बड़ी योजनाएं जो है बीजेपी सरकार लेकर आई। टांटिया मामा भील को एक बड़ा उन्होंने बनाकर आदिवासियों के बीच में लेकर आए कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार कितना आदिवासियों के लिए काम कर रही है। पैसा एक्ट से लेकर तमाम सारे जो लुभावने मालवा के बारे में सारी जानकारी रवि दे रहे हैं।